नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती देता है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इस संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देती है और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है। लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। तो रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम लोग आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत कर सके। और आज जो विषय आपके सामने है वो है कि पुलिस जांच में शिनाख्त परेड की भूमिका क्या है और शिनाख्त परेड को लेकर क्या प्रावधान है। इसके साथ अगर कोई और जानकारी भी आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर पर आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए और बताइए हमें कि क्या समस्या आपकी है। उसके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सलाह हमारी तरफ से आपके लिए जरूर की जाएगी। 8377009645 और 8377009636 ये दोनों नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज पैनल में जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ के शर्मा जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। हमारे साथ सोमा पांडे हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, और रमेश यादव हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत स्वागत सभी लोगों का। इससे पहले कि हम लोग आज की जो मुद्दा है उस पर हम लोग चर्चा शुरू करें, हमारे साथ एक रामचंद्र पांडे हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं लखनऊ से। पांडे जी अपनी बात आप रखिए। जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी केस की पेमाइश नहीं हो पाई और मेरा रकबा पूरा था, उसमें थोड़ा टका था। पांडे जी अपनी बात आप दोबारा रखिए, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पाई। चलिए शुक्रिया आपका, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। लेकिन वापस हम लोग चर्चा पर लौटेंगे और के शर्मा शुरुआत में आपसे करूंगा कि हम लोग शिनाख्त परेड की बात कर रहे हैं, इसकी भूमिका प्रावधान समझने से पहले मैं जानूंगा कि पहले आप बताएं दर्शकों को कि शिनाख्त परेड होती क्या है। देखिए, शिनाख्त परेड का मतलब ये है, वैसे तो ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में होती है, लेकिन क्रिमिनल में इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। कहने का मतलब ये है, जब पुलिस किसी पर मुकदमा दर्ज करती है या कायम करती है तो पुलिस का जो भरोसा होता है वो भरोसा उस समय मौजूद गवाहों को अपने केस का आधार बनाती है। अब देखिए क्यों, ये जानने के लिए, देखिए कोर्ट में अल्टीमेटली पक्ष जाना है, पुलिस की और गवाहों की कहीं मिली भगत ना हो जाए तो पुलिस एक काम करती है कि जो उनके गवाहों की जो बयानात हैं, जो ट्रस्टवर्दीनेस है, उसको वो प्रूफ करने के लिए, अपने पक्ष को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आइडेंटिफिकेशन परेड कराते हैं, जिसको टीआईपी कहते हैं शॉर्ट में। देखिए टीआईपी जो होती है या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो परेड होती है वो केवल जांच के दौरान ही होती है। जब पुलिस जांच कर रही होती है मुकदमा दर्ज करने के बाद में, उस समय पर वो जो कंसर्न विटनेसेस हैं, जो मौका वारदात में मौजूद होते हैं, उनके द्वारा अभियुक्त की पहचान कराई जाती है और उसका मकसद ये होता है कि अपने जांच को स्ट्रॉन्ग कर पाएं और ये कोर्ट में कह पाएं, देखिए हमारे जो गवाह थे उन्होंने भी बाकायदा इस अभियुक्त को पहचाना है और इसने अपराध किया है। तो उसकी पहचान पुलिस के द्वारा कराई जाती है। लेकिन देखिए सीआरपीसी के हिसाब से वैसे तो टीआईपी कोई भी कर सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट को, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे मेट्रोपॉलिटन हो, उनको प्रेफर किया जाता है। तो मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब आइडेंटिफिकेशन परेड होती है तो इसको काफी ऑथेंटिक माना जाता है। जो सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट का है उसमें बिना किसी प्रूफ के उसको एडमिसिबल माना गया है। जी ठीक है, लेकिन सोमा पांडे मैं समझना आपसे चाहूंगा कि शिनाख्त परेड की जरूरत कब कब होती है और जो याचिकाकर्ता पक्ष है क्या वो भी मांग कर सकता है शिनाख्त परेड कराने के लिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, शिनाख्त की जरूरत तीन लेवल पे पड़ती है। एक तो या तो अक्यूज्ड को पहचानने के लिए
या सामान जो चोरी हो गए हैं उनको पहचानने के लिए, या जानवर जो चोरी हो जाते हैं उनको पहचानने के लिए। तो ये शिनाख्त की जरूरत उस वक्त पड़ती है। अब इसमें दो तीन चीजें आती हैं। पहली तो ये है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि विटनेस को ही विटनेस पहचाने ही, इसलिए ही होता है कि जो ऑकरेंस हुआ है उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक डायरेक्शन मिल जाती है। पुलिस को इससे एक मदद मिलती है कि वो आगे इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से ले जा पाए। और अगर जैसे आपको अगर डाउट है, अगर कंप्लेनेंट साइड्स को डाउट है कि उनकी बात को नहीं लिया गया है, या विटनेस ये चाहता है, विटनेस कोरोबोरेट करता है उसको, जो भी उसने डिस्क्रिप्शन एफआईआर के टाइम पे दिया हुआ है या इंसिडेंट्स के टाइम पे दिया हुआ है, वो सारे फीचर्स को अगर कोरोबोरेट कर ले जाता है विटनेस आइडेंटिफिकेशन परेड में, तो उसको ज्यादा कोरोबोरेटरी माना जाता है। यहाँ पे टोटल जो डिस्क्रिशन होता है वो जज का होता है कि जज उसको कितना उसको एडमिसिबल मानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा इसी संबंध में जो एक और मेहमान जुड़े हमारे साथ, रमेश यादव जी। रमेश यादव जी, क्या जो शिकायत करता है, अगर हम लोग सिर्फ ये बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को या एक्यूज को पहचानने की बात आती है, अगर सिर्फ शिकायत करता है, उसको महसूस कभी होता है कि कुछ गड़बड़ है या पुलिस कुछ हद तक इन्फ्लुएंस है जिनके खिलाफ शिकायत की गई है उस पक्ष के, आरोपी पक्ष के द्वारा, तो क्या तब भी आप शिकायतकर्ता अपील दायर कर सकता है अदालत के अंदर कि एक शिनाख्त परेड कराई जाए? जी, सवाल एक बार फिर से रिवाइज करिए, थोड़ा स्पष्ट नहीं सुन रहा। रमेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या शिकायतकर्ता भी शिनाख्त परेड कराने के लिए अपनी याचिका डाल सकता है? जी, इसमें इस तरह से सीआरपीसी, जो पूरी जांच प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत कंडक्ट की जाती है, उसमें इस तरह का कोई प्रावधान तो नहीं है, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से ये आया है कि कोई इस तरह का बंधनकारी नहीं है कि अगर कोई अक्यूज स्वयं कहे कि हमारी शिनाख्त परेड कराई जाए। लेकिन कुछ एक मामला राजस्थान का था एग्जैक्ट, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अक्यूज रिस्क ले रहा है और तो उसकी शिनाख्त परेड कराए जाने में कोई हर्ज नहीं है, कराया जा सकता है। तो वो ये अक्यूज एक तरह से अब यह स्थापित है कि अगर अक्यूज स्वयं चाहता है कि उसकी शिनाख्त परेड कराई जाए तो कराया जा सकता है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त लखनऊ से राजकुमार पांडे हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, अपनी बात आप रखें। हाँ सर, मेरे खेत में सर भू माफिया से द्वारा कब्जा हो रहा है सर, और मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, शासन प्रशासन में कहीं भी नहीं हो रही है। और मैंने उसके लिए अप्लाई भी किया है सब कहीं, लेकिन कोई जरूरी मिल ही नहीं रहा, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। ठीक है, जमीन कहाँ है आपकी? मेरा खेत सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है सर, मेरा क्षेत्र गोसाईगंज है, तहसील मोहनलालगंज है सर, और सर ब्लॉक गोसाईगंज लगता है जी। तो इस बारे में क्या आपने पुलिस में शिकायत की है? किया है सर, सब कहीं किया है। राजस्व विभाग का है ना, तो कहते राजस्व विभाग जाइए सर जी, कहते हैं राजस्व विभाग का मैटर है तो राजस्व विभाग द्वारा ही सॉल्व होगा। हाँ। और सर मेरी दिक्कत यह है कि मेरा 172 नंबर गाटा संख्या 172 का जो क्षेत्रफल है 2.5 बीघे का है, और उसमें मौके में सर कम था, तो इसीलिए सर हमने पैमाइश डाला था सर, पैमाइश नापने के लिए। और पैमाइश डाला था तो उसमें बताया कि नक्शा शॉर्ट है, इसलिए नक्शा संशोधित कराइए। उसके बाद भी सर मेरे नंबर पे वो सम्मिलित नंबर था का सर, जब मेरा ही रकबा सर पूरा नहीं था तो उसमें सर मेरे ही नंबर पे सर वो जबरन। ठीक है राजकुमार पांडे, यानी कि 2 सवाल आपके यहाँ पर है। पहला ये तो जो आप कहते हैं कि आपको रकबा कम दिया गया, उसकी दोबारा पैमाइश और आपको सही जमीन मिले, और दूसरा एक जो आपके पास जमीन अभी है उस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, आपको कोई कानूनी सहायता नहीं मिल रही है। ठीक है, के शर्मा साहब, क्या इनको आप एडवाइस देंगे? पुलिस थाने जाते हैं, वो राजस्व विभाग कहते हैं, राजस्व विभाग जाते हैं तो नक्शे में कमी बताते हैं। देखिए, आपके 2 प्रश्न हैं मूल। पहला तो यह है कि आपकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की बात आप कह रहे हैं जी। देखिए, राजस्व विभाग चाहे कार्रवाई करे या ना करे, पहले तो आप इनको इन्फॉर्म करिए। दूसरी बात यह है कि जो जिले में डीएम होते हैं वो जिले के सभी विभागों के मुखिया होते हैं। आप शिकायत वहाँ करिए, आजकल तो ऑनलाइन हो जाती है। फिर भी यदि आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो मैं आपको हाईकोर्ट जाने की राय दूंगा। रिट में आप जाएं और
उनसे ये कहें कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, मैंडेमस की रेट उसमें बन सकती है, उसमें आप कर सकते हैं। दूसरा मैंडेमस की रेट बन सकती है हाँ उस जी। चीज में, ठीक है उसमें हाई कोर्ट के संज्ञान में जब नाम, जी। मैं बिल्कुल तो उसमें दूसरा इन्होंने कहा कि रकबा कम है, हाँ तो देखिए ये तो वहाँ पे आप दरखास्त लगाएंगे, जो डिपार्टमेंट आप कह रहे हैं, जी। तो वहाँ पे वो पटवारी वगैरह दोबारा अपॉइंट करके वो दोबारा मापतोल हो जाती है, उसमें कोई बड़ा ठीक इशू है नहीं सर। है। नहीं, इसी बारे में रमेश यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश यादव अपनी बात आप रखिए। जी, मैं ये कह रहा था कि पांडे जी को चाहिए कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता हमारे यहाँ 2016 में कंप्लीट यहाँ राजस्व संहिता लागू की गई है। उसमें सेक्शन 24 है और 24 सेक्शन के तहत संबंधित जो तहसील है वहाँ उप जिलाधिकारी या जिसको बोलचाल में एसडीएम बोलते हैं, उसके यहाँ एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उसकी जो कोर्ट फीस होती है 1000 रुपए के आसपास चालान फार्म के द्वारा जमा कर दे। और बाकायदा उसमें सेक्शन 24 में पूरी प्रक्रिया दी गई है कि कैसे वो संबंधित हल्का लेखपाल और नायब तहसीलदार इनसे रिपोर्ट तलब करेगा। 3 दिन के बाद जो आस पास इनके जो एडजेसेंट प्लाट होल्डर्स हैं, जो मतलब काश्तकार होंगे जो अगल बगल के, उन सबको पार्टी बनाते हुए और वो बाकायदा फिर रिपोर्ट आने के बाद फिर एक टीम भेजता है एसडीएम और उसके लिए पूरा मैंडेटरी है कि 3 महीने के अंदर पूरी कार्यवाही वो करे फाइनली। अगर इस तरह से नहीं होती है तब ये रिट में 226 में आ सकते हैं हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि इनका जो रकबा है जितना रिकॉर्ड पर है उतना इनको नाप करके दिया जाए। फिर वो बाकायदा आमतौर पर लोग 3 महीने के अंदर वो कंडक्ट कर देते हैं। जी ठीक है, लेकिन सोमा पांडे मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो कह रहे हैं कि पुलिस शिकायत नहीं इनकी सुन रही है, शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, तो क्या 0 FIR से भी इनको हेल्प मिल सकती है? देखिए 0 FIR कराने से इनको इतना ज्यादा फायदा नहीं है। अगर इनको पुलिस से हेल्प नहीं मिल रही है तो ये इस वक्त जो है जैसे जन सुनवाई का पोर्टल है, ये वहां ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उनमें विद इन 48 आवर्स उन्हें रिप्लाई करना पड़ जाता है कि वो क्यों नहीं एक्शन कोई ले रही है पुलिस। जी ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ राजकुमार पांडे जी जी अपनी बात पूरी कीजिए सोमा पांडे। और जैसा कि रमेश यादव जी ने बोला और के शर्मा जी ने भी बताया है, ये डीएम ऑफिस में जा सकते हैं, वहां पे जनता से मिलने का टाइम होता है जी, वहां जाकर के अपनी अर्जी दे सकते हैं, वहां इनके दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ राजकुमार पांडे इस मामले में आपको बेहतर सहायता मिली है। अगर कोई और दिक्कत भी आपके सामने आती है इस संबंध में तो वापस आप हम तक जुड़कर इस बारे में अपनी शिकायत या अपनी जो क्वेरी है वो रख सकते हैं, हमारी तरफ से और सलाह आपको दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। के शर्मा साहब, मैं जानना चाहूंगा जो शिनाख्त परेड की हम लोग बात कर रहे हैं, शिनाख्त परेड को एक आम आदमी से क्या सीधे तौर पर जुड़ा जा सकता है? क्या उसके भला कुछ जुड़ा होता है इससे? देखिए, क्योंकि शनाख्त परेड एक कानूनी प्रक्रिया का भाग है। हालांकि जैसे हमारे साथी ने कहा कि ऐसा कोई कानून में ये नहीं है कि अक्यूज का राइट है आइडेंटिफिकेशन परेड कराना, लेकिन ऐसे जजमेंट्स मौजूद हैं कि अक्यूज्ड की रिक्वेस्ट को यदि आपने रिजेक्ट किया है कि हम आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराएंगे, वो जो है ट्रायल को विशिएट कर सकता है। ट्रायल में आगे उसका कन्विक्शन होने की संभावना कम रहती है। ऐसे जजमेंट्स हैं मौजूद हैं। देखिए, समाज के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, देखिए कोई भी एक इनोसेंट आदमी को पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे उसके बदले कितने ही जो दोषी लोग वो छूट जाएं। तात्पर्य यह है कि इनोसेंट आदमी को जेल ना हो, तो उसके लिए पुलिस की एक प्रक्रिया है, उन्होंने सब बना रखा है कि भाई हम कराएंगे हमारा पक्ष। देखिए कई बार क्या होता है कि पुलिस को पता है कि केस में दम नहीं है, फिर भी वो चार्जशीट फाइल करते हैं, तो पहले ही वो अपने पक्ष के प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आगजनी हो रही है या दंगे हो रहे हैं या कोई अटैक हो गया है, अब उसमें तो जैसे कसाब वाले केस में कितने लोगों ने उसको पहचाना नहीं पहचाना अलग विषय है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दोषी है उसको पहचानने के लिए, कोर्ट में पक्ष रखने के लिए ये टीआईपी मेरे हिसाब से आवश्यक होती है, जिससे अननेसेसरी चीजें वहां से एलिमिनेट हो जाती हैं। तो कोर्ट में आप कह सकते हैं कि यही वो आदमी है। अदरवाइज क्या होगा? देखिए, यदि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मजिस्ट्रेट ने नहीं कराई है तो देखिए जो प्राइवेट आदमी इसको करा रहा है, फिर तो ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है इसका 2 चीजों से लाभ हो सकता है। एक तो वो कोरोबोरेशन के लिए, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन के लिए 145 और 157 एविडेंस एक्ट में। तो जब तक वो प्रूव नहीं होगा आपकी जो आइडेंटिफिकेशन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन मजिस्ट्रेट के केस में सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट में वो बिना किसी प्रूफ के एडमिसिबल है लॉ में।
ठीक है, लेकिन क्या रमेश यादव जी कहना सही होगा कि शिनाख्त परेड से जो संबंधित मामला होता है उसको निपटाने में काफी हद तक सहायता मिलती है, कम से कम चीजें क्रिस्टल क्लियर रहती हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसा अभी बताया भाई साहब ने हमसे पहले, वो शिनाख्त परेड जो हमारा क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है उसमें इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो अपराध कमिट हुआ है उससे संबंधित ठोस साक्ष्य एकत्रित किए जाए, और इसके साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी हो, और न्याय किसी के खिलाफ जो अपराध है कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें फंसाया भी ना जाए जी। तो कुल मिलाकर के शिनाख्त परेड का उद्देश्य यही है कि जांच में हम अपने बेहतर स्थिति में पहुंचें, और इसीलिए जो शिनाख्त परेड एक एविडेंस के रूप में सेक्शन 9 है एविडेंस एक्ट में, जहां पर इसको एडमिसिबल बताया गया है जी। कि ये साक्ष्य में ग्राह्य होगा, और तमाम न्यायालयों ने तमाम समय समय पर इस पर अपने व्यू भी दिए। जैसे बहुत पहला केस था एक हीरा वर्सेस राजस्थान का, जिसमें यह कहा गया कि ये बहुत सारवान प्रकृति का साक्ष्य, बहुत सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं है, लेकिन अपराध को संपोषण के रूप कोरोबरेट करने के लिए, उसको खंडित करने के लिए जो कोई इस संबंध में तथ्य है कि अपराध हुआ है या वो शामिल रहा है अथवा नहीं रहा है, इन दोनों रूपों में ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है जी। और हाल में मुझे याद है कि 2007 का एक केस था रमेश सोनी का, जिसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जो विटनेस है, मतलब जो साक्षी है, उसकी उस संदेह से परे है, उसकी विश्वसनीयता पर कोई शंका नहीं है, आशंका नहीं है, तो शिनाख्त परेड मात्र पर भी सजा दी जा सकती है। इसमें हुआ यह था कि अक्यूज्ड को, इस केस में यह था कि अक्यूज्ड को अचानक उसने कोर्ट में देखा, हाँ। और साक्षी ने, और उसने कहा यही वो अभियुक्त है जिसने ये अपराध किया था जी। तो कोर्ट ने इसको बिल्कुल सब्सटेंशियल एविडेंस माना और इस आधार पर ही सजा की गई। हाँ। ठीक है, यानी काफी सहायक साबित होता है इस मामले में जी बिल्कुल। लेकिन सोमा पांडे, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि शिनाख्त परेड का जो कंसेप्ट है, ये जिस स्थिति में भी है यही स्थिति बेहतर है या फिर कोई और रिफॉर्म की जरूरत भी है इसमें? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बोलती आई हूँ त्यागी जी, हमारे यहाँ लॉज बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सारी इम्प्लीमेंटेशन में आती है। जैसे शिनाख्त परेड की बात करें, अभी हाल ही में जैसे 2010 का केस था मुल्ला एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, उसमें जो है ये बोला गया था कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो सब्सटेंशियल एविडेंस तो नहीं देती है, लेकिन अगर वो टाइमली कराई जाती है तो वो जैसे विटनेस का मेमोरी फ्रेश है उस वक्त अगर कराया जाता है तो वो उसका कोरोबोरेशन ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा रिलायबल होता है। अब देखिए, सिमिलरली एक रमेश गोविंद वाला केस हुआ था, रमेश गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वहां पे 8.5 साल बाद जो है अक्यूज ने पहचाना था, अक्यूज को विटनेस ने पहचाना था। तो वहां पे जो इंसिडेंट, जो अकरेंस था वो ऐसा था कि वो इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट कर दिया था कि वो बाद में भी, जैसे एफआईआर में दिया गया था कि उसके दाढ़ी है और बाल है, लंबे बाल हैं, लेकिन जब उसको पकड़ा गया था तो उसका दाढ़ी बाल सब नहीं था, लेकिन जो क्राइम था वो इतना हीनियस था कि विटनेस के दिमाग से उसकी इमेज गई ही नहीं थी। तो उस चीज को जो है कोर्ट ने डिले के बावजूद भी कोरोबोरेटरी माना जी, और उसी के बेसिस में उसको अक्यूज को सजा भी दी गई है। हाँ। तो ये डिपेंड करता है। अब जैसे मुल्ला एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कई सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है ये विटनेस परेड को लेके चल सकते हैं। विटनेस परेड के लिए क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, जैसे बहुत जल्दी होना चाहिए, वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए। कोई भी अगर डिले है तो उस डिले को जस्टिफाई करना चाहिए कि डिले क्यों हो रहा है इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे। फिर विटनेस जो है अक्यूज को पहले से पहचानता ना हो, तो ये उसमें 8-10 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ त्रासदी यही है कि इन्वेस्टिगेशन इतना लथार्जिक वे में होता है कि सारा उसका सेंस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि लॉज बहुत बेहतर है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि शिनाख्त परेड की जो भूमिका है और जो इसमें प्रावधान है वो दर्शकों तक बेहतर तरीके से पहुंचेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा साहब, सोमा पांडे जी और रमेश यादव इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बेहतर जानकारी इस संबंध में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को बेहतर समान रूप से न्याय मिले। इस संबंध में कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो हम लोग यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ। नमस्कार।